चलो भाई, ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं आए थे, जो पिछले 2 क्लास में नहीं आए थे? सारे आए थे। तो देखो, कोई भी चीज तभी समझ में आ सकती है जब तुम रेगुलरिटी रखोगे, है ना। मान के चलो तुम रोज आ रहे हो और बीच में एक क्लास छोड़ दी तुमने, तो वहीं पे जो है ना कनेक्शन जो है खत्म हो जाएगा अगले टॉपिक के लिए, अगले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। इसलिए छुट्टी बहुत कम किया करो। और ये तीसरी वीडियो है आज की, है ना। पिछली 2 वीडियो हमने डाल दी, अगर फिर भी कोई चीज समझ में आई हो या फिर कुछ भी कोई दिक्कत हो तो पिछली 2 वीडियो में देख के तब अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट थे लगभग जो इंपोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए तुम्हें, ठीक है। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा था उसमें हमने कंसेप्ट ही पढ़े थे। कंसेप्ट हमने कितने कंसेप्ट पढ़े थे? टोटल 5। पहला कंसेप्ट क्या था? पहला कंसेप्ट था कि भाई डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आई कि अगर गलती से भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा? टाइम का रेशियो होगा। या टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा? स्पीड का रेशियो होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधा अनुपात है। यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। और जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। और इस बात का उल्टा भी ट्रू होगा कि अगर डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो क्या है? सेम है, बराबर है, तो इसका मतलब टाइम क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। यहाँ पे भी इस बात का उल्टा प्रूफ होगा, मतलब इस बात का उल्टा जो है ट्रू होगा कि स्पीड और टाइम दोनों का रेशियो अगर एक दूसरे के उल्टा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्या रही होगी? कांस्टेंट रही होगी। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे के सीधे अनुपात में होंगे, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस कंसेप्ट, यानी कि S1 इंटू S2 अपॉन, अगर यहाँ पे हमें डेल्टा टी दे रखा है यानी कि समय का अंतर दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा? चाल का डिफरेंस होगा। बोलो बात समझ में आई? याद है तुम्हारे? पांचवा जो कंसेप्ट था हमारा ये था डिस्टेंस कंसेप्ट था। डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। लेकिन कब? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम चाहिए। बात समझ में आई? तो ये 5 कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे इन्हीं के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी चीज इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर करेंगे हम आज, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूंगा, तो यहाँ पे ध्यान देना केवल, ठीक है ना। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 2 कारें क्रम से 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे एक शहर ए है और एक शहर बी है। ये एक शहर ए है और एक शहर क्या है भाई? बी है। अब एक कार यहां से चली शहर बी के लिए और किस स्पीड से चली? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरी कार भी शहर ए से शहर बी के लिए चली और दूसरी कार की स्पीड क्या दे रखी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 घंटा कम समय ये लेगी या फिर ये लेगी? 36 वाली लेगी, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो जाहिर सी बात है 3 घंटा जो कम लेगी ए से बी तक जाने में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा वाली लेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 3 घंटा कम लिया उसने, 3 घंटा लेस, है ना, कम लिया उसने ए से बी तक जाने में, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या है? शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या है? ध्यान दो, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें ए से बी के बीच की दूरी पता करनी है। अब दोबारा समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 कारें हैं, एक कार ए से बी तक जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी कार भी ए से बी तक जाती है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक कार दूसरी कार की अपेक्षा 3 घंटा कम लेती है, तो बताइए शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ, जितनी दूरी कार पहले वाले ने तय की क्या उतनी दूरी दूसरे वाली कार ने तय की?
तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ए और बी की जो दूरी है बीच की, ये हमारी कांस्टेंट है। तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। और तुम्हें पता है कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाती है तो क्या करना होता है, स्पीड और टाइम दोनों का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा। तो यहाँ पे स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर स्पीड 30 और 36 का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो देखो, इधर 36 होगा और इधर 30 होगा, तो 6 छंग 36, 6 पंजे 30, तो 6-5 का रेशियो। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार 6 समय लेती है ए से बी के बीच की दूरी तय करने में, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार कितना समय ले रही है, 5 समय। तो कितना कम समय ले रही है भाई, एक कम समय ले रही है, 1 यूनिट कम समय ले रही है। तो सवाल में कितना दे रखा, 3 घंटा। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 घंटा के बराबर होगा। अब चाहे तो तुम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, चाहे तुम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, लेकिन हम हमेशा उसी को निकालते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 3 घंटा, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 6 18 घंटा, ठीक है। तो हमें ये बात पता चली कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो कार है वो 18 घंटे में पहुंचती है, ए से बी के बीच की दूरी तय करती है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 30 और टाइम कितना आया 18 घंटे, तो 18 तिये 54, तो कितना हो गया 54, 18 तिये 54, 540 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, 540 किलोमीटर। ये बताओ रेशियो कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन किया, सबके समझ में आया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने तुम्हें एक तरीका और बताया था, डिस्टेंस कंसेप्ट, याद हो, है ना। तो डिस्टेंस कंसेप्ट में मैंने तुम्हें कहा था कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये केवल वहीं पर लगता है जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं दूसरा तरीका, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। ये डिफरेंस वाला क्यों लिया, क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 3 घंटे का कम समय लगता है, तो इसका मतलब हमें डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि समय का अंतर दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल्टा टी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहली चाल कितनी है 30, दूसरी चाल कितनी है 36, 30 गुणा 36, चालों का अंतर कितना 6 और डेल्टा टी कितना 3। तो डायरेक्ट हमें डिस्टेंस मिलेगी, 3 से काट दोगे 3 दूनी 6 और 2 से काट दोगे 18, 18 तिये 54, तो 540 किलोमीटर दूरी होगी ए और बी के बीच की दूरी। तो इस तरीके से भी तुम यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले का। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो 2 ही तरीके मैंने तुम्हें बताया, हालांकि इसके अलावा भी मैं एलसीएम वाला भी तरीका बता सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है, है ना। हमें केवल बेस्ट अप्रोच को देखना है, जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी। क्वेश्चन में हम जल्दी किससे कर पाएंगे, ठीक है। या तो रेशियो मेथड को पकड़ो या फिर तुम ये वाला मेथड पकड़ो, और इसका भी यूज मैं बहुत जगह करने वाला हूं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसके जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है, शहर से ए शहर से बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें भी डिस्टेंस ही पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो सेम अप्रोच है भाई यहाँ भी, ठीक है ना, कि एक शहर ए है और एक शहर बी है, ठीक है। और एक कार ए से बी के लिए चली 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी कार चली ए से बी के लिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कहा गया कि शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है, एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है। तो बताओ कौन सा कम समय लेगी, ये वाली लेगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, जितनी दूरी पहले वाली कार चलती है उतनी दूरी दूसरे वाली कार चलती है। तो 2.5 घंटा जो कम लिया वो दूसरी वाली कार ने लिया 2.5 घंटे कम, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया कि शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही ये बात तो तुम्हारे समझ में आई गई होगी, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सीधा स्पीड क्या है, स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा,
24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम्हें क्या निकाल लेना है, टाइम का रेशियो निकाल लेना है, टाइम का रेशियो, ठीक है ना। 32 इधर आ गया, 24 इधर चला गया, तो 8 चौक 32, 8 तिये 24, 4 3 का रेशियो आ गया। यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो कार होगी वो 4 समय लेती है, और 32 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो कार होगी वो 3 समय लेती है। तो 32 वाली ने कितना कम लिया, 1 यूनिट कम समय लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में देख कितनी रखी भाई, 2.5 घंटा। तो 1 यूनिट 2.5 घंटे के बराबर है, 1 यूनिट 2.5 घंटे के बराबर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 25 का 100, यानी कि 10 घंटे के बराबर होगा। तो 24 किलोमीटर वाली जो कार है, किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार है, उसने कितना समय लिया, 10 घंटे का समय लिया, ठीक है ना। तो 24 की स्पीड से 10 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, 240 किलोमीटर। तो ये वाले जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है, अर्थात डिस्टेंस इक्वल टू 24 इंटू 10 यानी कि 240 किलोमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल टू S1 कितना है 24 और S2 कितना है 32। चालों का अंतर बताओ कितना, 6 2 8, 8 हो गया, और 2.5 क्या है समय का अंतर, पॉइंट हटा के बट्टे में क्या आ गया 10, पॉइंट हट गया ना, बट्टे में क्या आ गया 10। तो 8 चौक 32, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 गुणा 24 कितना 240 किलोमीटर। देखो आसान है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे फॉर्मूले से भी तुम अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर निकालने में। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, नोट करना है किसी बच्चे को, सेम सवाल है, कर लोगे ना, रफ कर दो भाई, ठीक है, रफ कर दो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनो। रामेश्वर अपने मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा करता है, 405 किलोमीटर यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है, तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान सा सवाल है, भी कोई हार्ड सवाल नहीं है। देखिए जैसे जैसे सवाल में कहा गया वैसे वैसे तुम्हें काम करके चलना है, ठीक है। कह रहा है कि रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर, तो ये जो दूरी है ये कितनी दे रखी है भाई, 405 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है। यहां से लेकर यहां तक 405 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, 405 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है, तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। तो 6 घंटे तक तो चलाई ना मोटरसाइकिल, ये समय कितना हो गया 6 घंटे, तो ये शेष समय कितना बचा, ये 3 घंटे बचा। और 6 घंटे तक उसने किस स्पीड से तय की, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो तुमसे पूछ रहा है कि शेष 3 घंटे वो किस स्पीड से यात्रा करता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। बात समझ में आई। अच्छा तुम्हें डिस्टेंस कंसेप्ट का भी पता है, तुम्हें यह भी पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी तब क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, और जो भी होगा उसका उल्टा भी ट्रू होगा। ये सब चीज मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोबारा समझा रहा। क्वेश्चन क्या है, एक लड़का रामेश्वर है, वो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो 405 किलोमीटर दे रखी है। कह रहा है कि ये दूरी तय करता है, ठीक है। अब कहा क्वेश्चन में कि वो शुरू से 6 घंटे तक यात्रा करता है, किस स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष 3 घंटे वो किस स्पीड से यात्रा करेगा, ये सवाल में कह रखा है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वो 6 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना दूर गया, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। तो 45 की स्पीड से 6 घंटे तक कितना दूर गया, तो 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 270, ये 270 किलोमीटर हो गया। यहां से लेकर यहां तक की दूरी 270 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पूरी कितनी है 405, 405 में से 270 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 135 किलोमीटर बचेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है भाई, 135 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये 270 ये 135 का डबल है क्या, 135 का डबल है क्या 270, यानी कि डिस्टेंस में जो रेशियो है वो 2:1 का है। बोलो बात सही है क्या भाई। 270 और 135 का अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो क्या है, 2:1
1 का है। पहले मैं समझा रहा कुछ चीज, मैं बताऊंगा फिर बाद में क्या करना, ठीक है ना। 2:1 का है। समय में रेशियो देखो कितना है, 3 दूनी 6, तो टाइम का रेशियो भी 2:1 है और डिस्टेंस का रेशियो भी 2:1 है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि यदि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इस बात का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है। ये बात बताओ समझ में आई क्या। मैंने जब ये कंसेप्ट समझाया था तब भी तुम्हें कहा था कि इसका उल्टा भी ट्रू होता है, याद आया कुछ, कि अगर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो 2:1 और टाइम का रेशियो भी कितना, 2:1। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम है तो इस बात का मतलब क्या होगा, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदली। इसका मतलब स्पीड पहले 45 थी तो यहां भी कितनी होगी, 45 ही होगी। बात समझ में आई। एक तो तरीका ये था यहाँ पे, या फिर तुम एक काम करो इस तरीके से निकाल लो। डायरेक्ट क्या कर सकते हो, तुम्हें ये बात पता है कि 135 किलोमीटर है, ठीक है ना, और हमें क्या चाहिए, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 135, समय कितना है 3 घंटे, तो बचा कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से तुम चाल निकाल सकते हो इस तरीके से भी। तो ये इस तरीके से करना था। बात समझ में आई। ये तो मैं इसलिए समझाया कि तुम्हें जो मैंने बताया था ना कि अगर ये चीज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका उल्टा भी क्या होता है, ट्रू होता है, यानी कि स्पीड वहां पे क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर होगी बात। कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को, नोट करना है कुछ, जल्दी से नोट करो। देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। दो कारें क्रम से 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। ऑप्शन है 288 किलोमीटर, 240 किलोमीटर और 360 किलोमीटर, 192 किलोमीटर। तो ऐसे हमने 2 सवाल कर लिए ना, तो कर लोगे सेम है। डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, और ए और बी के बीच के में दूरी निकालनी थी, चाहे तो रेशो कंसेप्ट लगा लो या फिर तुम डिस्टेंस कंसेप्ट लगा लो। वो फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बता रखा, डायरेक्ट लगाओगे तो तुरंत उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, एक व्यक्ति एक स्थान X से चलना आरंभ करता है तथा Y पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। X तथा Y के मध्य दूरी किलोमीटर में क्या है, ठीक है ना। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्थान X है और एक स्थान Y है, तो ये स्थान X होगा और ये स्थान Y होगा, ठीक है भाई। और X से लेकर Y तक जाने में जो समय दे रखा है वो है टोटल टाइम, कितना दे रखा है 12 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा 12 घंटे, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया वह कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब ध्यान दो यहाँ पे बात पे, कुल दूरी का 3/7 किस स्पीड से, 3 की स्पीड से। बात समझ में आई। और जो शेष दूरी बची उसको किस स्पीड से, 4 की स्पीड से। ये क्वेश्चन में कहा। अब कुल दूरी अगर मैं 7 यूनिट मान लूं, कुल दूरी अगर मैं 7 यूनिट मान लूं, क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है कि अगर कोई फ्रैक्शन तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में और सवाल में जो फ्रैक्शन के नजदीक शब्द होगा वही शब्द बटे की वैल्यू होती है। ये मैं पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, केवल एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा कि कुल दूरी का 3/7, तो कुल दूरी फिर क्या है, ये है कुल दूरी, ये 7 क्या है, कुल दूरी है। बात समझ में। कुल दूरी का 3/7, यानी कि अगर दूरी मेरी 7 है तो 7 का अगर मैं 3/7 निकालना चाहूं, 7 से 7 कट के तो 3 ही तो बचेगा। तो कुल दूरी का 3/7, मैंने यहां तक मान ली कि ये 3 है भाई। ये दूरी कितनी है, 3 दूरी है, 3 यूनिट दूरी मान ली मैंने। बात समझ में आई। ये दूरी होगी हमारी 3 यूनिट, ठीक है। अब शेष दूरी कितनी बची भाई, ये जो शेष दूरी बची यहां से लेकर यहां तक, ये बची हमारी 4 यूनिट, ये बची हमारी 4 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो 3 यूनिट दूरी है ना, ये 3 यूनिट दूरी किस स्पीड से तय किया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो शेष दूरी बची यानी कि 4 यूनिट, इसको किस स्पीड से तय किया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब सवाल में कहा गया कि X तथा Y के मध्य दूरी क्या है। X तथा Y के मध्य दूरी क्या है, बात को समझना। अब करना किस तरीके से है क्वेश्चन को।
हालांकि अगर तुमने जो मैंने तुम्हें 5 कंसेप्ट बताए ना, 5 तरीके बताए मैंने तुम्हें, तो मैंने इसमें दिख गया होगा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये दूरी और दूरी का जो रेशियो है वो 3:4 है क्या? दूरी का रेशियो कितना है भाई? 3:4 है क्या? चाल का रेशियो क्या है? देखिए 3 और 4, यानी कि यहाँ पे तुम्हें ऑटोमेटिक दिख चुका होगा कि दूरी का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर है, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बात समझ में आई? इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो अगर समान है तो इस बात का मतलब है टाइम क्या है मेरे भाई? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। यहां तक क्लियर है चीजें? अगर टाइम कांस्टेंट है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि जितना समय यहां से लेकर यहां तक लिया उतना ही समय यहां से लेकर यहां तक लिया, यानी कि ये वाला समय और ये वाला समय बराबर है। बोलो बात समझ में आई? अगर ये एक समय है तो ये भी क्या है? एक समय है, तो दोनों मिलकर 2 समय हो गया। और जबकि क्वेश्चन में दे रखा नहीं टोटल समय 12 है, तो एक समय 6 घंटे 6 घंटे हो जाएगा। एक समय कितना? 6 घंटे, यानी कि यहाँ पे कितना समय लगेगा फिर? 6 घंटे और 6 घंटे। ये बात बताओ समझ में आई क्या? मेरी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जितना समय यहां से लेकर यहां तक लगा उतना ही समय यहां से लेकर यहां तक लगा होगा। मेरी बात समझ में आई? तो अगर टोटल समय 12 घंटे है तो 12 घंटे इक्वल इक्वल बटेगा 6 घंटे में। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, तो 6 घंटे में 3 की स्पीड से चली गई दूरी कितनी? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 6 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई दूरी 24 किलोमीटर। ये कितनी होगी? 24 किलोमीटर। और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x और y के बीच की दूरी क्या होगी, तो x और y के बीच की दूरी क्या होगी? 18 + 24 यानी कि 42। 18 + 24 यानी कि 42 किलोमीटर ही है, प्रति घंटा नहीं है। बात समझ में आई? 42 किलोमीटर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को? कोई चीज रिपीट करनी हो तो बताओ जल्दी से। समझ में आ गया? हालांकि तुम इसको अगर इस तरीके से नहीं देख पा रहे तो तुम ऐसे भी देख सकते हो। ध्यान दो, 3 यूनिट दूरी 3 की स्पीड से तय करेगा तो समय लगेगा यहाँ पे 1 यूनिट। समझ रहे मेरी बात को? 4 यूनिट दूरी 4 की स्पीड से तय किया तो समय लगा 4/4 यानी कि 1 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां से लेकर यहां तक का समय 1, यहां से लेकर यहां तक का समय 1, तो टोटल समय कितना हो गया? 2। तो ये 2 यूनिट समय किसके बराबर होता है? ये 12 घंटे के बराबर होता। तो 1 यूनिट समय किसके बराबर होता है? ये 6 घंटे के बराबर होता। यानी कि अगर तुम इस पर पकड़ बना कर रखे हो तो ये जो है ना तुम्हारा एक स्टेप कम हो गया यहीं पे। ठीक है ना? दिखते ही पता चल गया 3 4 और यहाँ पे भी 3 4, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो समान है, तो इसका मतलब टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो 12 घंटे ना दोनों में बराबर बराबर बटेगा 6, तो यहां से डायरेक्टली तुम 6 घंटे लिख सकते हो। ये बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है भाई बात? ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी से। कर लिया? डिस्टेंस कंसेप्ट इसलिए लगाया मैंने इसमें क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम तो दे रखा था लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो रही थी। डिस्टेंस अलग अलग है ना, 3 4। समझ गए बात को? चलो क्वेश्चन नंबर 24 पाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया एक आदमी यात्रा पर निकलता है। कह रहा कि एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने 16 घंटों की यात्रा की। दूसरी दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल दूरी तय की। कितनी तय की? ये सवाल में पूछ रहा है। ध्यान दो भाई, दोबारा समझो। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटों की यात्रा की। देखिए यहां से समझो भाई, यहां से लेके यहां तक की दूरी है और यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा? 16 घंटे। यानी कि टोटल टाइम कितना दे दिया? टोटल टाइम दे रखा है 16 घंटे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्वेश्चन में कहा गया दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला आधा भाग हमने मान लिया यहां तक कि दूरी का पहला आधा भाग उसने किस स्पीड से तय किया भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किस स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
अब जो शेष भाग बचा, ये दूरी का जो शेष भाग बचा हुआ है, इसको उसने किस स्पीड से तय किया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये जो तय किया उसने किया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जैसे सवाल में दे रखा है, मैं वैसे वैसे का डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया उसने कुल कितनी दूरी तय की। क्वेश्चन में कह रहा कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। बात को समझो भाई, बात को समझो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा, क्वेश्चन क्या है? एक आदमी ने यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय की और उसको इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगा? 16 घंटे। लेकिन उसने उस दूरी का आधा भाग, यानी कि आधा भाग ये वाला है, आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया और जो शेष आधा भाग बचा उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए ये दूरी कितनी है। सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, 5 कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता रखे, इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। कैसे पता चला कि ये टोटल दूरी थी, उसका आधा भाग इतना, तो आधा भाग भी तो इतना ही बचा ना, तो डिस्टेंस क्या है? समान है। अगर डिस्टेंस समान है तो मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन में, देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि नहीं, कि एक आदमी यहां से लेकर यहां तक गया, ये दूरी तय की और फिर यहां से वापस आया, फिर ये दूरी तय की। समझ रहे बात को? यानी कि इस सवाल को ऐसा मैं घुमा दूं तो गया और आया, लेकिन ऐसा ना देकर इसने क्या किया, पूरी दूरी को आधे आधे हिस्से में बांट दिया कि ये दूरी और फिर ये दूरी। बात समझ में आई? तो ये दूरी क्या है? समान है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब यहां से हमें ये बात तो पता चली गई ना, डिस्टेंस क्या है भाई? कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है कि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टे रेशियो में। तो ये तो हमें दे रखी ना स्पीड ऑलरेडी, कि स्पीड हमें कितनी दे रखी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगी बात? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो इधर 60 आ गया, इधर क्या चला गया? 2 चला गया, तो 20 ये और 20 दूनी 3, 2 का रेशियो आ गया भाई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली आधी दूरी तय करने में 40 की स्पीड से उस बंदे को 3 समय लगा। क्लियर होगी बात? और ये वाली आधी दूरी तय करने में 60 की स्पीड से उसको 2 समय लगा। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि ये वाला 3 समय और ये वाला 2 समय, टोटल कितना हुआ? 5 समय। और जबकि 5 समय किसके बराबर होगा? 16 घंटे के टोटल समय के। ठीक है ना? तो ये पूरा 5 समय जो होगा ये किसके बराबर होगा? 16 घंटे के बराबर होगा। एक समय किसके बराबर होगा? एक समय होगा 16/5 घंटे के बराबर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है भाई बात यहां तक? ठीक है। अब यहां से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, चाहे 2 की निकाल लो चाहे 3 की। मैं 3 की निकाल लूं। एक समय 16/5 घंटे के बराबर है, तो 3 समय 48/5 घंटे के बराबर होगा क्या? ये बात बताओ, समझ में आई क्या? एक समय 16/5 घंटे के बराबर है, तो 3 समय कितने घंटे के बराबर होगा? 48/5 घंटे के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। यानी कि अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं और उसका कर दूं डबल, तो ये पूरी डिस्टेंस निकल जाएगी क्या? क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो ये वाली अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं और उसका कर दूं मैं डबल, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी निकलेगी। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा? 48/5 घंटे। यानी कि 40 की स्पीड से ये वाली डिस्टेंस कवर करने में इसको 48/5 घंटे का समय लगा। तो जो ये डिस्टेंस निकली वो केवल इतनी है, और मुझे चाहिए यहां तक की डिस्टेंस, तो डबल कर दूं। तो मैंने कर दिया यहाँ पे डबल, और ये निकल जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। तो काट पीट लोगे, 5 8 40, 8 दूनी 16 और 16 गुना 48 कर दो, 16 8 128 का 8 का हासिल लगे 12, 16 चौका 64, 64 और 10 74 और 2 कितना हो गया? 76। तो इसका मतलब कितना हो गया? 768 किलोमीटर ये दूरी है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं सवाल? टोटल डिस्टेंस हमारी 768 किलोमीटर आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर है बात? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसमें डिस्टेंस कंसेप्ट कैसे लगा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा, देखो मैं जो तुम्हें आदत डाल रहा ना पहले से ही, रेशियो की भी डाल रहा हूं और डिस्टेंस कंसेप्ट की भी डाल रहा हूं।
मैं चाहता तो पहले रेशियो ही सिखाता तुम्हें और डिस्टेंस कंसेप्ट में गिने चुने सवाल में लगाता, लेकिन मैंने तुम्हें यहीं पर आदत डाल दी कि डिस्टेंस कंसेप्ट कब लगेगा। डिस्टेंस कंसेप्ट केवल तब लगेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। जैसा कि यह डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 101% डिस्टेंस कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। क्लियर होगी बात। अब ये बताओ हमें टाइम क्या दे रखा, टोटल टाइम दे रखा, तो डिस्टेंस कंसेप्ट भी कौन सा लगेगा, टोटल टाइम वाला। बात समझ में आई। तो कौन सा था मैं लिख देता हूं पहले, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। बात समझ में आई। ये लगेगा तो लगा दो। S1 कितना है 40, S1 कितना है 40, S2 कितना है भाई 60 और योगफल कितना 100 और टोटल टाइम कितना 16 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा 16 घंटे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो 16 घंटे लगा, ये 16 घंटे का मतलब है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। बात समझ में। या फिर ये समझ लो 16 घंटे का मतलब है कि एक आदमी अगर ऐसा गया और फिर वापस आ गया तो दो बार डिस्टेंस ट्रेवल हुई ना, दो बार हुई ना डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस कंसेप्ट केवल ये वाली डिस्टेंस देगा तुम्हें, केवल ये वाली। समझ रहे बात को, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे कैलकुलेट कर दो। 0 0 6 चौक 24, 24 गुना 16, 16 चौका 64 का 4 का हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 किलोमीटर। अब तुम कहोगे सर आना तो 768 चाहिए था, आया 384। ये जो 384 का मतलब है ये डिस्टेंस केवल ये आई। बात समझ में आई। आधी डिस्टेंस निकलेगी यहां से। बात समझ में आई। क्योंकि डिस्टेंस कंसेप्ट वहां पे लगता है जैसे कि ए और बी, एक आदमी यहां से लेकर यहां तक गया और उसको मान के चलो 12 घंटे लगे जाने और आने में, जाने और आने में, ठीक है। ये S1 चाल से गया और ये S2 चाल से वापस आया और कुल जो समय लगा टोटल टाइम मान लो, चलो टोटल टाइम घंटे मतलब यही मान लो टी घंटे लगे, ठीक है ना। S1 चाल से गया, S2 चाल से आया, तो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। तो ए और बी की जो डिस्टेंस होगी, डायरेक्ट ए और बी की डिस्टेंस वो होगी S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। केवल ये वाली डिस्टेंस मिलेगी तुम्हें। समझ रहे बात को, एक तरफा डिस्टेंस मिलेगी। बात समझ में, एक तरफा यानी कि दो बार कैलकुलेट करके देगा तुम्हें डिस्टेंस। तो ये जो 384 आया तुम्हारा, ये केवल आधी दूरी आई। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकलेगी 2 गुना 384, कितना आ गया 768 किलोमीटर। इस सवाल का उत्तर। बात समझ में आई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, यहां तक नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डाटा चेंज करके पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा गया अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी ये 50 किलोमीटर है भाई। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। ये 50 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 9 घंटे में। कुल समय 9 घंटे लगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल चलकर, यानी कि ये जो 50 किलोमीटर की दूरी है उसने दो तरीके से तय की। एक तो तय की पैदल चलकर और दूसरा क्या है, साइकिल द्वारा चलकर। साइकिल द्वारा चलकर करेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी तय की। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी तय की और आंशिक दूरी पैदल, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। तो साइकिल से किस स्पीड से चला, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ठीक है। अब सवाल में कहा गया कि साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। अब जरूरी नहीं तुमसे साइकिल द्वारा ही पूछा जाए, तुमसे पूछ सकता है कि पैदल चलकर उसने कितनी दूरी तय की, या फिर तुमसे पूछ सकता है कि 9 घंटे में साइकिल द्वारा कितने घंटे चला, या तुमसे पूछ सकता है कि 9 घंटे में पैदल द्वारा कितने घंटे चला। समझ रहे बात को, या फिर पैदल और साइकिल के बीच में अंतर कितना है, कुछ भी पूछ सकता है मतलब सवाल वाला, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, पैदल की स्पीड दे रखी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की स्पीड दे रखी 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन अगर मैं बात करूं कि 50 किलोमीटर की दूरी उसने कुल समय 9 घंटे में तय किया, तो क्या मैं यहां से एवरेज स्पीड निकाल लूंगा? एवरेज स्पीड निकाल लूंगा। एवरेज स्पीड औसत चाल, एवरेज स्पीड औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ भाई? तो कुल दूरी कितनी है भाई? 50 किलोमीटर। कुल समय कितना है? 9 घंटे। तो 50/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड है। ये क्या है? एवरेज स्पीड है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि पैदल की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल की जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इन्हीं दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो 50/9 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आई? जब दो अलग अलग वैल्यू दे रखी हो और उन्हीं का एवरेज हमें दे रखा हो, तो वहां पे हम हमेशा क्या लगाते हैं? एलिगेशन मेथड। क्या लगाते हैं? एलिगेशन मेथड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। एलिगेशन मेथड का मतलब होगा कि दो अलग अलग वैल्यू हो, बीच में यहां पे हम रख देंगे उन्हीं का एवरेज। बात समझ में आई? और जो एवरेज वैल्यू होती है वो कभी भी 5 से कम नहीं होगी और 10 से ज्यादा नहीं होगी, अर्थात 5 और 10 के बीच में ही लाई करेगी हमेशा। ठीक है ना? अगर 5 से कम हो या 10 से ज्यादा हो तो कभी एलिगेशन नहीं लग सकता। बात क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दो। 50/9 हमारा इन दोनों स्पीड का एवरेज होगा, 50/9 हम बीच में रख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, ये 9 ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इस 9 को हमें गायब करना है, यानी कि क्वेश्चन को हमें बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा भाई? क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए मैं इस 9 की ना, इस 9 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दूंगा, यहां भी कर दूंगा और यहां भी कर दूंगा। कर दो, बैलेंस होगा क्वेश्चन। इंटीजर पार्ट निकल के आएगा। 9 पंजे 45, 9 ढाई 90, और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 कटेगा, तो बीच में क्या आ गया? 50। अब एलिगेशन मेथड लगाना आसान होगा। बात समझ में आई? तो अब लगाओ एलिगेशन। बड़े में से छोटा घटेगा, बड़े में से छोटा। तो 90 में से 50 घटाओगे तो कितना बचा? 40 बचा। 50 में से 45 घटाओगे कितना बचा? 5 बचा। रेशो बना दो 5/8 40, 5 कम 5, 5/8 40, 8:1 का अनुपात है। अब जो 8:1 का रेशो है ये क्या निकला? ये क्या निकला कोई बताओगा? क्या निकला? ये टाइम निकला, टाइम का रेशो निकला, टाइम का रेशो। बात समझ में आई? टाइम का रेशो क्यों निकलता है? ध्यान दो, जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशो निकलेगा फाइनल, वो हमारा किसका निकलेगा? बेस वैल्यू का। किसका निकलेगा? बेस वैल्यू का। क्योंकि स्पीड हमारी क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझना। अगर हम स्पीड पे एलिगेशन लगा रहे हो, स्पीड पे यानी कि चाल पे एलिगेशन लगा रहे हो, तो बेस वैल्यू क्या है? घंटा, और घंटे को बोलते हैं हम टाइम। तो इसलिए रेशो किसका निकलेगा? टाइम का। ये बात याद रखना है हमेशा कि जो रेशो निकलता है स्पीड पर, वो निकलता है टाइम का एलिगेशन लगाने पर। क्लियर होगी बात? तो यानी कि 8 समय तो चला पैदल और 1 समय चला साइकिल से। कुल समय कितना है? 8 और 1 9। क्वेश्चन में भी 9 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 8 यूनिट ही 8 घंटे के बराबर, 1 यूनिट ही 1 घंटे के बराबर। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि साइकिल से कितने घंटे चला, तो साइकिल से 1 घंटा चला। अगर क्वेश्चन में पूछता है पैदल कितने घंटा चला, तो 8 घंटे चला। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया दूरी, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई? 1 घंटा चला 10 की स्पीड से, तो 10 की स्पीड से चला 1 घंटा, तो कितना किलोमीटर गया होगा? 10 किलोमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो ये हमने जो मेथड यूज किया, इसमें किया एलिगेशन मेथड। हम इसमें डेविएशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेविएशन मेथड की जरूरत नहीं है, तो सिंपल एलिगेशन ही समझ लो। जहां डेविएशन की जरूरत होगी मैं वहां पे बताऊंगा। ठीक है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल और बाकी की दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पैदल तय की गई दूरी क्या होगी? तो पिछले सवाल में हमसे पूछा गया साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पैदल चली गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो सेम अप्रोच है, सेम मेथड है। ठीक है ना? देखिए, एक आदमी चलता है 35 किलोमीटर, कितना भाई? 35 किलोमीटर, कितने घंटे में? 5 घंटे में। एक आदमी चलता है 35 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे में। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर, तो पैदल चला किस स्पीड से चला? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बाकी जो शेष दूरी बची वो कैसे चला? साइकिल से। किस स्पीड से चला? साइकिल से। साइकिल से चलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पैदल तय की गई दूरी क्या होगी, तो इसमें भी हमें सेम ही काम करना है। ठीक है, दोबारा समझिए, क्वेश्चन में कहा गया 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की गई एक व्यक्ति के द्वारा, लेकिन 35 किलोमीटर को उसने दो तरीके से तय किया, पैदल और साइकिल। पैदल से चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और साइकिल से चला 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। और एवरेज स्पीड क्या बनेगी भाई, 35 को हमने भाग दिया 5 से, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एवरेज स्पीड कभी भी 4 और 9 से, 4 से कम और 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, हमेशा 4 9 के बीच में लाई करेगी। तो 7 जो है 4 9 के बीच में लाई है। ठीक है, तो 7 रख दोगे बीच में और यहां से निकाल लोगे तुम रेशियो। ठीक है, स्पीड पे एलिगेशन, किस पे एलिगेशन लगाए, स्पीड पे एलिगेशन लगा, तो हमेशा जो रेशियो निकलेगा वो समय यानी कि टाइम का निकलेगा। ठीक है, 7 में से 3 गया तो 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 7 गया कितना 2, तो 2 यूनिट और 3 यूनिट कुल मिलाकर कितना समय होगा 5, और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा 5, तो इसका मतलब ये 2 घंटे के बराबर है और ये 3 घंटे के बराबर है, 3 घंटे के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि पैदल तय की गई दूरी क्या होगी, तो पैदल की स्पीड 4 है और समय लिया 2, तो 4 की स्पीड से 2 घंटे में चली गई दूरी 8 किलोमीटर होगी और यही सवाल का जवाब होगा। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई दिक्कत है? ये आसान से सवाल है, कभी कभी ये पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो इन सवाल को कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो है जो पहली बार ही पढ़ रहे थे। कितने बच्चे पहली बार पढ़ रहे थे इसको, देखो कितने सारे बच्चे हैं, बात समझ में आई? तो हर बच्चे को देखते हुए मुझे सारी चीजें डिटेल में बतानी पड़ती है। ठीक है भाई, ये मत सोचना कि जिन बच्चों पे आता है कि भाई पता नहीं क्या बोरिंग सा चल रहा है, तो बोरिंग कुछ नहीं है, कहीं भी सवाल कैसा भी आ सकता है। पता चला आसान तुमने पढ़ा नहीं, हार्ड तुम करके गए, हार्ड क्वेश्चन आया नहीं, आसान तुमसे हुआ नहीं। बात समझ में आई? तो हर चीज को अहमियत देनी है तुम्हें। ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया, कर लिया भाई नोट, रफ कर दो भानु, कर दो रफ, चलो। तो भाई अब स्टार्ट जो मैं करने जा रहा हूं वो रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट करने जा रहा हूं, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। अब जो रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट है ये तुम्हारा ट्रेन वाले चैप्टर में भी काम आएगा। बात समझ में आई? तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को। हालांकि मैं बिना रिलेटिव स्पीड के भी क्वेश्चन को कर सकता हूं इन्हीं 5 कंसेप्ट के जरिए, लेकिन आदत मुझे अभी से डालनी पड़ेगी तुम्हें हर चीज की, ताकि तुम्हारा सवाल जो है कम समय में हो। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो भाई जल्दी से, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो भाई। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिलेटिव स्पीड जो शब्द मैंने बोला ये नहीं जानते? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। रिलेटिव स्पीड का मतलब है सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल। समझ रहे बात को? अभी धीरे धीरे समझ जाओगे रिलेटिव स्पीड क्या है। देखो मैं लिख भी देता हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान दो। रिलेटिव स्पीड का मतलब है किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच 1 घंटे में तय की गई दूरी। समझ रहे बात को? किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच, अब 2 ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, 2 ट्रेनें हो सकती है, 2 कारें हो सकती है, या एक ट्रेन 1 आदमी हो सकता है, या एक कार 1 आदमी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं आदमी ट्रेन के बारे में जिक्र ना करके मैं 2 ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूं। बात समझ में आई? कि किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच 1 घंटे में तय की गई दूरी। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 घंटे में 2 ऑब्जेक्ट के बीच, 2 ऑब्जेक्ट के बीच तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है? रिलेटिव स्पीड कहलाती है, सापेक्षिक चाल कहलाती है। साथ साथ में नोट कर रहे, चलो समझ रहे बात को? 1 घंटे में 2 ऑब्जेक्ट के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाती है? रिलेटिव स्पीड कहलाती है। अब यहाँ पे ना भाई 3 केस बनेंगे रिलेटिव स्पीड के, 3 केस। तो मैं यहां लिख देता हूं देयर आर 3 केस, यानी कि 3 केस।
यहाँ पे 3 केस बनते हैं इसके रिलेटिव स्पीड के। हालांकि मैं कम शब्दों में भी प्रयोग करते हुए चीजों को समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे हर चीज डिटेल में बतानी है ताकि पेपर में कोई दिक्कत न पैदा हो, ठीक है ना। तो 3 केस क्या बनेंगे, तो केस फर्स्ट में यहां लिख रहा हूं, केस फर्स्ट है भाई, हो सकता है कोई एक ऑब्जेक्ट गतिमान हो और एक ऑब्जेक्ट क्या हो, स्थिर हो। बात समझ में, ऐसे भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है दोनों ऑब्जेक्ट गतिमान ही होंगे। एक ऑब्जेक्ट गतिमान हो यानी कि चल रहा हो, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो, स्थिर हो। तो मैं लिख रहा हूं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट गतिमान हो और दूसरा स्थिर हो, दूसरा क्या हो, स्थिर हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो ये कोई कार है या ट्रेन है, कुछ भी मान लो, ये कोई कार मान ली हमने, और इसकी जो चाल है वो S1 ऐसी मान लो, S किलोमीटर प्रति घंटा है, S किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कोई कार है और इसकी चाल जो है S किलोमीटर प्रति घंटा है और इस दिशा में ये जा रही है, मान के चलो, ठीक है। और कोई आदमी है, कोई क्या है, आदमी है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है ना, स्थिर है। यहां लिख देता हूं, ये क्या है, स्थिर है भाई, ये क्या है, स्थिर है। अगर ये स्थिर होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0 किलोमीटर प्रति घंटा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी इन दो ऑब्जेक्ट की, एक गतिमान है एक स्थिर है, तो रिलेटिव स्पीड जो बनेगी वो ऐसी रहेगी क्योंकि दूसरी तो 0 है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सापेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड S + 0 यानी कि S + 0 यानी कि S किलोमीटर प्रति घंटा, S किलोमीटर प्रति घंटा। तुम खुद बताओ, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि 1 घंटे में 2 ऑब्जेक्ट के बीच तय की गई दूरी होगी। ये 1 घंटे में S किलोमीटर गया कि नहीं, ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर गया, S किलोमीटर गया, और इसकी स्पीड 0 है, ये 1 घंटे में 0 ही गया। तो 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, S, और दूसरे के द्वारा 0, तो S + 0 कितना, S किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव स्पीड 1 घंटे में क्या बनी, S किलोमीटर प्रति घंटा बनी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला केस। तो केस सेकंड क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, केस सेकंड होगा कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिमान हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। बात समझ में आई, तो मैं लिख देता हूं, जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, ठीक है ना। जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिमान हो, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यही 2 चीज दूंगा, एक कार ले लो और एक आदमी ले लो, ठीक है ना। अब मान के चलो ये कार है, ठीक है, और इसकी स्पीड है S1 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमने ले लिया कोई आदमी। अब आदमी ऐसा भी तो हो सकता है भाई, वो पैदल चल रहा हो, मतलब पैदल चल रहा हो, या पैदल दौड़ रहा हो, समझ रहे बात को, मतलब दौड़ रहा हो, या फिर किसी बाइक पर सवार हो, या किसी साइकिल पर सवार हो। तो ये आदमी लिया मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट कार के साथ। अब ये पता नहीं है साइकिल पे बैठा हुआ है या फिर मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है या खुद ही चल रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में कोई जिक्र मैं करने का नहीं, ठीक है ना। तो ये आदमी है। अब ये आदमी इस बार जो है स्थिर नहीं है, इस बार जो है ये भी गतिमान है, और इसकी स्पीड हमने कितनी मान ली, इसकी स्पीड मान ली S2 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों के दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं भाई। अब ये कार है S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये आदमी है S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब मैं तुमसे ये पूछ लूं कि बताओ तेज कौन चल रहा होगा, कार या आदमी, कौन चल रहा होगा, कार। कैसे पता चला, हो सकता है कि जो आदमी कार में बैठा हो 20 की स्पीड से ही चल रहा हो, उसकी स्पीड 20 ही हो S1 की। हो सकता है ये आदमी बाइक पे हो, इसकी स्पीड 40 हो। तुम कैसे बता दोगे कि कार है, बड़ी है तो तेजी चलेगी,
भाई वो तो आदमी पे डिपेंड करेगा, अब ये थोड़ी ये ऑटोमेटिक अपना आप ही भाग लेगी, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता S1 बड़ा है या S2 बड़ा है, हमें कुछ नहीं पता, बात समझ में आई। S1 बड़ा है या फिर S2 बड़ा है, नहीं पता ना। या तो मैं यहां लिख दूं कि S1 ग्रेटर देन S2, या तो मैं यहाँ पे लिखूं इस बात को, या फिर मैं इस बात को लिखूं S2 ग्रेटर देन S1, समझ रहे बात को। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता S1 बड़ा होगा S2, तो मैं इस बारे में कोई चर्चा करूंगा नहीं कि S1 बड़ा है कि S2। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी। तो रिलेटिव स्पीड होगी भाई S1 डिफरेंस S2, S1 माइनस S2 नहीं लिखना हमें बिल्कुल भी, या S2 माइनस S1 नहीं लिखना हमें बिल्कुल भी, हमें लिखूंगा S1 डिफरेंस S2। कहने का मतलब डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होने का मतलब है कि बड़े में छोटा घटेगा। अगर S1 बड़ा होगा तो S1 में से S2 घटेगा, अगर S2 बड़ा होगा तो S2 में से S1 घटेगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, S1 डिफरेंस S2 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ में आई। अब इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है ना। मान के चलो यहां से एक कार चलती है और यहां से ही एक आदमी चलता है, यहां से एक कार चलती है और यहां से ही क्या है, एक आदमी चलता है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से चली कार भाई, ये कार इस तरीके से चलती है और ये कार यहां पे पहुंच जाती है 1 घंटे में। 1 घंटे में कहां पहुंच गई, यहां पे चली गई। और 1 घंटे में मान के चलो उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 80 किलोमीटर, यानी कि कार की चाल क्या है, इसका मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की चाल क्या है भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि 1 घंटे में कार के द्वारा तय की गई दूरी 80 किलोमीटर है, बात समझ में आई, ठीक है। और इसी दिशा में वो भाग रही है, इसी दिशा में वो भाग रही है, ठीक है। और एक आदमी है, यहां से वो आदमी चलना स्टार्ट करता है और वो आदमी मान के चलो वो यहां तक ही पहुंच पाया, वो आदमी मान के चलो वो केवल यहां तक ही पहुंच पाया। और इस आदमी की जो चाल है वो मान के चलो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब ये आदमी 1 घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। ये आदमी 1 घंटे में चलेगा केवल 30 किलोमीटर। बोलो बात सही है क्या। और हमारा कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कह रहा है कि 1 घंटे में 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी रिलेटिव स्पीड कहलाती है, सापेक्षिक चाल कहलाती है, बात समझ में आई। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से ही चले दोनों एक ही स्थान से, ये तो 1 घंटे में 80 गई और ये 1 घंटे में 30 गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच की दूरी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो बीच की दूरी बची, ये क्या बची, ये क्या बची, ये 50 किलोमीटर बची कि नहीं, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच 1 घंटे में तय की गई दूरी 50 किलोमीटर है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यही क्या कहलाई, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड 50 किलोमीटर 1 घंटे में, तो प्रति घंटा। मेरी बात बताओ समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ ये आदमी चल रहा था 30 की स्पीड से, पीछे से कोई कार आई वो 80 की स्पीड से, ठीक है ना। तो यानी कि बड़े में से छोटा घटाया, 30 को घटाया तो कितना आया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, इधर का नोट कर लिया होगा तुमने, इधर का नोट कर लिया, इधर का मैं रफ कर रहा हूं, मैं केस थर्ड पे आ गया मैं, ठीक है ना, केस थर्ड। तो केस थर्ड देखिए क्या है देखिए भाई केस थर्ड क्या बनेगा, हमारा जो केस थर्ड होगा वो बनेगा कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत गतिमान हो। भाई हमने पढ़ा पहला एक ऑब्जेक्ट गतिमान था, दूसरा स्थिर था। दूसरा पढ़ा कि 2 ऑब्जेक्ट थे, दोनों सेम डायरेक्शन में गतिमान थे, ठीक है ना। तीसरा केस क्या बनेगा कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो। तो केस थर्ड यहां लिख रहा हूं, केस थर्ड, जब कोई 2 ऑब्जेक्ट, जब कोई 2 ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा, एक दूसरे की विपरीत लिखो, ऑब्जेक्ट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान हो, विपरीत दिशा में गतिमान हो, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान हो। कहने का मतलब यह हुआ
कि ये कोई कार है, ये इस तरफ को S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, S1 किलोमीटर, या इधर इधर को छोड़ दो, इधर को मान लो कि ये कोई कार है, ये S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, और एक व्यक्ति है इधर, और ये इधर को दौड़ रहा है S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, S2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये S1 किलोमीटर प्रति घंटा और ये S2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बात करूं इसकी रिलेटिव स्पीड की, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो वहां पे हमें ये नहीं देखना होता कि किसकी चाल ज्यादा है या किसकी चाल कम है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की चाल यहाँ पे क्या होगी, जुड़ेगी। ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, S1 प्लस S2, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। तो ये होगी हमारे रिलेटिव स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इस बात को। मान के चलो ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, एक कार चलती है भाई इधर से, एक कार चलती है इधर से, कार कहां पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची। इसकी स्पीड मान लो, इसकी स्पीड मान लो तुम 80 किलोमीटर प्रति घंटे ही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। तो ये कार एक घंटे में कितना दूर चली, 80 किलोमीटर। एक घंटे में चलती है 80 किलोमीटर। अब जो एक आदमी है वो भी इधर से चला, और वो जो आदमी होगा मान के चलो यहाँ पे इसकी जो चाल है वो कितनी है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना चला है एक घंटे में, 30 किलोमीटर ही चला। और मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितने घंटे में, एक घंटे में, वही क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल कहलाती है। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि एक घंटे में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच दूरी कितनी बनी, एक घंटे में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी बनी, ये 80 और ये 30। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनी, 110। तो 110 किलोमीटर बनी कि नहीं, 110 किलोमीटर कितने घंटे में, एक घंटे में। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। ये क्या बनी, रिलेटिव स्पीड बनी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी को क्लियर होगी बात यहां तक एकदम, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, इसको रफ कर रहा है इधर से कर दूं। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं कि t घंटे में दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या होगी, क्या कह रहा है कि t घंटे में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, t घंटे में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, t घंटे में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुणा समय। ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो। t घंटे में दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी मुझे निकालनी है। अब तक हम पढ़ रहे थे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कह रही थी कि एक घंटे में दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी रिलेटिव स्पीड कहलाती है। इस बार मैं कह रहा कि t घंटे में कितनी दूरी होगी, मुझे t घंटे में दूरी निकालनी है। तो अगर t घंटे में दूरी निकालनी है और दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, रिलेटिव स्पीड चाहिएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड चाहिएगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे स्पीड दो ऑब्जेक्ट की काम करेगी और दो ऑब्जेक्ट की स्पीड काम करेगी, तो इसका मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड काम करेगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड इनटू t घंटा, यानी कि मैं टाइम लिख देता हूं, इनटू टाइम। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो है और जाहिर सी बात है दो ऑब्जेक्ट या तो एक दिशा में गतिमान होंगे या फिर विपरीत दिशा में गतिमान होंगे, या फिर एक स्थिर होगा और एक क्या होगा, गतिमान होगा। समझ रहे बात को। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक की स्पीड s1 s या s किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, s किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्थिर है, इसकी 0 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकली, s किलोमीटर प्रति घंटा, s किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गतिमान हो, ये s1 किलोमीटर प्रति घंटा और ये s2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, तो रिलेटिव स्पीड बनेगी हमारी
S1 डिफरेंस S2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत चलते हो, इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने ये तीन ही बात बताई तुम्हें रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट में। ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों की चाल जुड़ती है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक सेम ही डायरेक्शन में है तो दोनों की चालों का अंतर होता है रिलेटिव स्पीड। बात समझ में आई? तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दूसरा और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरे का और तीसरे का पूरे ट्रेन वाले चैप्टर में इस्तेमाल होगा, दूसरा और तीसरे का, ठीक है ना। लेकिन मैं यहां से तुम्हारी आदत डाल दूंगा रिलेटिव स्पीड निकालने की, ठीक है। तो एक सवाल करेंगे, उसके बाद जो है क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है भाई। एक सवाल करेंगे, रफ कर दो से इधर का, ठीक है। चलिए तो एक सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता होता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोबारा देखो, डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दो। और बिना डायग्राम के तुम कर भी नहीं पाओगे, डायग्राम तो चाहिए ही चाहिए तुम्हें इन सवाल को करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक पुलिसकर्मी ना एक चोर को 250 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। तो यानी कि अगर हमारा चोर यहाँ पे है, चोर कहाँ है? यहाँ पे है, और पुलिस कहाँ है? यहाँ पे है। पुलिस कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है फिलहाल वो 250 मीटर की है। कितनी है भाई? 250 मीटर की। यानी कि पुलिस वाले ने चोर को पहचान लिया होगा, और जैसे ही चोर को पहचाना पुलिस वाले ने आवाज दी कि लगा रुक जा, थम जा, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी इनिशियली कितनी है? फिलहाल 250 मीटर की दूरी है। अब ये बताओ चोर पुलिस को देख के भागेगा कि रुकेगा? या उसकी भाग लेगा ना, तुम्हें ज्यादा पता है, तो भाग लेगा। तो चोर जो है भाग लेगा, मतलब पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। तो भाई चोर ने भी क्या किया? यहां से इस तरीके से दौड़ना शुरू कर दिया गया। पुलिस वाले ने भी, वो चोर ने क्या किया? दौड़ना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही चोर ने दौड़ना स्टार्ट किया तो क्या पुलिस भी दौड़ना स्टार्ट करेगा? करेगा, सीधी सी बात है। तो चोर ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया और पुलिस वाले ने भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, चोर का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। सवाल में समझ में आ रही बात इतनी? अब क्वेश्चन में ये कहा गया यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भाई चोर की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की गति कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर को दौड़ेगा, ये भी इधर को दौड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? यानी कि पुलिस के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ध्यान दो, फिलहाल पुलिस यहाँ पे, चोर यहाँ पे, बीच की दूरी 250 मीटर है। चोर की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही पुलिस वाले ने चोर को देखा, चोर ने भागना स्टार्ट किया, तुरंत पुलिस ने भी भागना स्टार्ट किया। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने तक चोर के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी ये है। समझ रहे बात को? यानी कि मैं कह सकता हूं कि पुलिस वाले ने, मान के चलो, चोर को यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे पकड़ लिया। बात समझ में आई? तो पुलिस वाले ने चोर को कहां पे पकड़ लिया? यहाँ पे जाकर पकड़ लिया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने समय में चोर के द्वारा तय की गई दूरी ये है, जितने समय में चोर इतनी दूरी तय करता है उतने समय में ही पुलिस इतनी दूरी तय करेगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बीच की दूरी इनिशियली कितनी थी? 250 मीटर थी। चोर ने भागने स्टार्ट किया, पुलिस ने भी भागने स्टार्ट किया, और तुम्हें पता है क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बात मेंशन है कि पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया।
तो जाहिर सी बात है किसी पॉइंट पे तो जाके पकड़ा गया होगा ना। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे जाके चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया होगा। बात समझ में आई? तो मैं कह सकता हूं कि चोर जैसे ही भागना स्टार्ट करता है तो जितने समय में चोर यहां तक भागा उतने समय में ही पुलिस वाला यहां तक भागा होगा। तो बताओ जो मैंने शब्द बोले इसमें कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है? टाइम कांस्टेंट दिखाई दे रहा ना। तो यहां पे क्या है? टाइम कांस्टेंट है। क्या है भाई? टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर टाइम कांस्टेंट है तो तुम ही बताओगे मुझे। अब टाइम अगर कांस्टेंट है तो बताओ क्या होता है फिर? डिस्टेंस और स्पीड। यार तीन ही तो वेरिएबल है फॉर्मूले में। अगर टाइम कांस्टेंट है बाकी बचे दो वेरिएबल क्या होंगे? सीधे अनुपात में होंगे, सीधे अनुपात में। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ रहे बात को? जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो स्पीड का, जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो, और जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का। हमारे पास डिस्टेंस तो नहीं है लेकिन स्पीड है। स्पीड कितनी है? 7। स्पीड कितनी है? 5। पुलिस वाला 7 की स्पीड से भागा, चोर 5 की स्पीड से भागा। तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो 7-5 है। स्पीड का रेशियो 7-5 है। अगर स्पीड का रेशियो 7-5 है तो डिस्टेंस भी तो 7-5 होगी ना। डिस्टेंस भी तो 7-5 होगी ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी 7 है इसका मतलब, और चोर के द्वारा तय की गई दूरी 5 है इसका मतलब। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये टोटल डिस्टेंस 7 है, ये डिस्टेंस 5 है। ठीक है ना। तो टोटल 7 में से 5 कम कर दोगे तो बचेगा कितना? 2। बचेगा कितना भाई? 2। तो यहां में लिख देता हूं डिस्टेंस और स्पीड दोनों का रेशियो समान होगा। तो यहां से 7 में से 5 कम कर दिया तो कितना बचा? 2 बचा। और 2 यूनिटी किसके बराबर है? 250 के। ये 2 यूनिटी किसके बराबर हो जाएगा? 250 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर होगा 125 के। अब यहां पर रुक जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे लास्ट में? पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने तक चोर के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, है ना। पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने तक चोर के द्वारा तय की गई दूरी, चोर के द्वारा तय की गई दूरी केवल इतनी है पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने तक, क्योंकि चोर तो केवल इतना ही भाग पाया ना। जब तक चोर पकड़ा नहीं गया तब तक केवल इतना भागा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछ ली। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 125। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 125 की मल्टीप्लाई कर दोगे 625 हो गया क्या? 625 मीटर। इस सवाल का उत्तर होगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? अगर सवाल में तुमसे पूछता कि चोर को पकड़ने तक पुलिस वाले के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी तो तुम क्या निकालते? 7 यूनिट की वैल्यू निकालते। 1 यूनिट की वैल्यू 125 हो जाती, 7 यूनिट की वैल्यू फिर 7 गुना 125 हो जाती। बात समझ में आई? तो जो भी चीज पूछ रहे वो तुम निकाल लोगे अब। ठीक है, ये तो था हमारा वही कंसेप्ट के जरिए जो हमने अब तक सीखा। अब जो मैं तरीका तुम्हें बताऊंगा वो बताऊंगा रिलेटिव स्पीड वाला, जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया। ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव स्पीड के जरिए किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाएंगे वो हमें देखना है। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो भाई। तो दूसरा तरीका होगा हमारा रिलेटिव स्पीड वाला। अब दोबारा मैं एक डायग्राम फिर से बना देता हूं। यहाँ पे देखिएगा भाई, ये फिलहाल 250 मीटर की दूरी है। यहां पे क्या है? चोर है। यहां पे क्या है? पुलिस है। पुलिस की स्पीड क्या है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बीच की दूरी कितनी है? 250। बीच की दूरी कितनी है? 250। ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें मात्र रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड ये बताओ, ये भी इस दिशा में भाग रहा है, ये भी इस दिशा में भाग रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन हो दो ऑब्जेक्ट की तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है? डिफरेंस, दोनों स्पीड का अंतर। तो 7 में से 5 कम कर दो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ मुझे बीच की दूरी कितनी है? 250 मीटर। स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? टाइम। कितने समय बाद पकड़ा गया होगा चोर, मुझे निकालना है कि चोर कितने समय बाद पकड़ा गया होगा। तो टाइम निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 250। चाल कितनी? 2। लेकिन समस्या ये है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मैं क्या करूंगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लूंगा। तो कैसे बदलूंगा? 2 गुणा 5 बटे 18। 18 ऊपर चला गया। तो ये बताओ अभी टाइम किस में है? सेकंड में। अभी टाइम किस में? सेकंड में। 5 दूनी 10 यानी कि 25 गुणा
18 सेकंड, 25 गुणा 18 सेकंड बाद चोर पकड़ा गया, बाद चोर पकड़ा गया। बोलो बात समझ में आई क्या? यानी कि पुलिस के द्वारा जो चोर पकड़ा गया वो 25 गुणा 18 सेकंड के बाद पकड़ा गया। क्लियर होगी मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये समय है ना मेरा निकल गया, इतने समय चोर भी भागा और इतने ही समय पुलिस वाला भी भागा होगा। समझ रहे बात को? क्योंकि फिलहाल ये यहाँ पे थे, जैसे चोर ने भागना स्टार्ट किया तो पुलिस वाले ने भी भागना स्टार्ट किया। तो कितने समय बाद पकड़ा गया? इतने समय बाद पकड़ा गया। तो इतने समय चोर भी भागा होगा और इतने ही समय पुलिस भी भागा होगा। अगर तुमसे पूछता है कि चोर पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने तक चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो चोर की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इतने समय भागता है, दूरी निकल जाएगी। अगर तुमसे पूछता है कि पुलिस के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी, तो पुलिस की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है? इतना, तो इतने समय में तय की गई दूरी निकल जाएगी। तो हमें निकालना है चोर के द्वारा तय की गई दूरी। ये एक वर्ड में लिख रहा है, हालांकि पेपर में तो नहीं लिखने के तुम चोर के द्वारा तय की गई दूरी ऐसी कोई चीज है तो तुम्हारे नोट्स के लिए कि तुम एक बार अपने नोट्स को छाप लो अच्छे से और फिर जब भी तुम प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? चोर के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, चोर के द्वारा पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी, मतलब ठीक है ना? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, ये चाल होगी। समय कितना है? 25 गुणा 18। अब 18 से 18 कटेगा, 5 पंजे 25, 25 25 625 मीटर। अब मेरी बात बताओ समझ में आई कि नहीं तुम्हारे? ये रिलेटिव स्पीड वाला जो फंडा है, ये कंसेप्ट है, ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लो जल्दी से। तो कल फिर इससे आगे पढ़ेंगे और जितना अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाया, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट और जितने सवाल मैंने तुम्हें कराए, डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ये मान के चलना कि जितना तुमने अब तक पढ़ा सब बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और अपने आप में ये तो 3 चैप्टर है ना, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम बना ही नहीं जिसमें यहाँ से सवाल ना पूछा गया हो। ठीक है ना? यूपी पुलिस में तुमने देख लिया होगा, बोट का सवाल आया था, अपने आप में 5-7 लाइन का था, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा था। ठीक है ना? और वो सॉल्यूशन छोटा तभी हो सकता है जब तुम्हारे कंसेप्ट पे अच्छे से पकड़ रही होगी। समझ रहे बात को? तो कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट ही पावर है, तुम्हें ये बात पता है। क्लियर होगी बात? तो चलिए फिर मिलेंगे फिर कल।